हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉल्ट का डिफिनेशन देखे थे और इनको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया था इसके बारे में हम लोग देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट को क्लासिफाइड किया गया है लेकिन पीएच वैल्यू की बेस पे किया गया उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इधर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट बेस्ड ऑन पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के बेस पे सॉल्ट को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, सेम जैसे नॉर्मल सॉल्ट था सेम ऐसे ही न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें भी क्या होता है कि हमारा कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है H प्लस और OH माइनस हमारे मतलब दिखाई नहीं देते हैं उस सॉल्ट में। क्या होते हैं, इनका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन एटम का जो होते हैं ये कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। जैसे क्या है कि जैसे एग्जांपल हमारा क्या है, NaOH है। देखिए यहाँ पे NaOH है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट, ये सब क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें देखिए कि कोई भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। सेम इसमें भी कोई भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। होता क्या है कि जैसे ही, लेकिन कंडीशन क्या है न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन क्या, पहला कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाके न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो सबसे पॉइंट ये याद रखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है, तब जाके हमें न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी पीएच वैल्यू 7 होता है। और जिसका एग्जाम्पल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, नमक NaCl, ये पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट, तो ये घरों में हम लोग यूज करते हैं। नमक जो टाटा नमक होता है, इस क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इतनी बात समझ में आया। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो एसिड जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, उसी तरह से जो बेस होता है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, अपना हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रिलीज कर देता है, गायब कर देता है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो हाइड्रोक्सी OH माइनस आयन होता है उसको खो देता है। बात समझ आया। जैसे कि NaCl कैसे बनता है, तो NaCl देखिए ये NaOH होता है, ठीक है। NaOH क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड या Cl के साथ जैसे रिएक्शन करता है तैसे क्या बनता है, यहाँ पे देखिए ये Cl माइनस होता है, ये प्लस में होता है, ये NaOH OH माइनस में होता है, ये प्लस में। तो ऐसे रिएक्शन होता है, क्या होता है, NaCl बनता है, यहाँ से बनता है, जैसे क्या, और H2O बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस अपनी OH प्रॉपर्टी जो होती है हाइड्रोक्सी वो खो देता है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो H प्लस की प्रॉपर्टी अपनी खो देता है। बात समझना है। और बाकी यहाँ पर NaCl मिल जाते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट में क्या होता है, जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे यूज करते हैं तैसे मिलकर क्या बनाते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं और H2O बाहर निकलता है। बात समझ में आया। तो इस तरह से ये न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन बनते हैं। तो कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन यही है, पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होता है, तब जाके हमें न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है कि इसमें H प्लस की मात्रा सॉल्ट में होती है, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, H प्लस की जो मात्रा होती है उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसको हम एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, इसके लिए कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ वीक एसिड का रिएक्शन होना चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किससे होना चाहिए, वीक बेस से होना चाहिए। वीक बेस से होता है तब जाके हमें क्या मिलता है, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। बात समझना है। तो और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7 होती है। हम पहले ही बात किए थे कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा कम होती है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो जो एसिडिक सॉल्ट होती है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। और कंडीशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्शन करेंगे, वीक बेस से, तब जाके हमें एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वीक बेस क्या लिया गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन किया गया, तो क्या बना है, अमोनियम सल्फेट बना है, ठीक है। इसमें अब देखिए, अब साल्ट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है, अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4, इसको जब हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर में जैसे ही हम मिलाएंगे तैसे ये क्या होगा, NH4OH और H2SO4
होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वीक बेस है। वीक बेस क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, यानी कि ये पार्शियली, यानी कि OH की मात्रा क्या होगी, कम होगी। वाटर में OH की मात्रा कम होगी। और H2SO4 क्या है, H प्लस, कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीट आयनाइजेशन जब होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इससे मालूम चल गया कि उसमें H प्लस की मात्रा ज्यादा हो गई। तो H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आया, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि H2SO4 में ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली H प्लस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और वीक बेस में क्या होता है, वीक बेस में क्या होता है कि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो पाते हैं, तो OH आयंस की मात्रा कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस से, यानी कि H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी किससे, OH आयन से। तो ये क्या हो जाएंगे, एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएंगे। बात समझ में आया। लेकिन कंडीशन ये भी याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्शन करे, वीक बेस से, तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। आगे देखते हैं बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन कहता है। बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन वाइस वर्सा ऑफ एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन किससे होता है, वीक एसिड से रिएक्शन होता है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन वीक एसिड से होता है, तो बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, बेसिक नेचर शो करता है, और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज्यादा होती है। और हम पहले भी देखे हैं कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो क्या होता है, बेसिक नेचर शो करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए, सोडियम का स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, ये कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाते हैं जो, ठीक है। और वीक एसिड क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसका रिएक्शन बन के हमें क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। इसका अब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो देखिए क्या होगा, Na2CO3। जैसे इसको H2O में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो जैसे क्या होगा, ये NaOH बनेगा और C2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो OH माइनस ऑब्वियसली निकलेगा। और ये क्या है, H2, यानी कि यहाँ पे वीक बेस है, यानी कि होंगे लेकिन H प्लस थोड़ी कम, स्मॉल अमाउंट। और ये क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट हो, तो उससे क्या होगा, OH माइनस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी, H प्लस आयन से ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आया। एसिडिक सॉल्ट में क्या था कि H प्लस की मात्रा OH आयन से ज्यादा था, तो वहां पर क्या है, एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन है। और जब H, समझ लीजिए एक तरह से कि H प्लस और OH आयंस है ही नहीं, गायब है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो ये तीनों बात समझ में आ गया। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट कहाँ कहाँ सॉल्युबल होता है उसके बारे में देखिए। ऑल सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी सोडियम पोटेशियम अमोनियम सॉल्ट बनेंगे वो सारे क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे सोडियम का तो आप लोग के सामने ही है, NaCl जो घर में नमक यूज करते हैं, वो क्या होता है, वाटर में डालते ही क्या हो जाता है, वो घुल जाता है, तो सोडियम से ही बना रहता है। ठीक है, देखिए सल्फेट जो होते हैं वो भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है, लेड है, बेरियम, कैल्शियम, ये तीनों सल्फेट से होंगे, तो ये क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, बाकी सारे सॉल्युबल होंगे। देखिए, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड आर इनसॉल्युबल वाटर। ये देखिए, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे और सल्फाइड होंगे वो इनसॉल्युबल वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। क्लोराइड्स होंगे, ये जितने हैं वो सॉल्युबल होंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है, लेड, Ag और मरकरी, यानी कि सिल्वर और मरकरी इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, ऑल नाइट्राइड, नाइट्रेट्स एंड बाइकार्बोनेट आर, ये सॉल्युबल होंगे पूरे वाटर में। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, जितने भी मेटेलिक कार्बोनेट होंगे, हाइड्रोक्साइड होंगे और फॉस्फेट होंगे, वो सारे इनसॉल्युबल वाटर होंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केस यहाँ पे भी है क्या, सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल होते हैं इन द केस, इसमें जितने भी मेटेलिक कार्बोनेट होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, वो सारे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है कि सोडियम, अमोनियम और पोटेशियम जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।